हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? ऑक्सीजन क्राइसिस आखिर कब तक ऐसे ही चलेगा? हर रोज हर घंटे दिल्ली के किसी ना किसी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने का एसएमएस आता है। दिल्ली के तमाम बड़े अस्पतालों में यही हालात बने हुए हैं पिछले 2-3 रोज से। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए देश के बड़े अस्पतालों की एक चेन अपोलो हॉस्पिटल्स की तरफ से अनुपम सिब्बल जी हैं, जो कि ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर हैं अपोलो के। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। सर, हम तो 2-3 दिनों से इतने लोगों से बात कर चुके हैं, डॉक्टर्स से, हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, छोटे अस्पताल, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, हमें ऑक्सीजन दिला दीजिए। अदालतों तक हॉस्पिटल्स को जाना पड़ा, शायद ही कभी हिंदुस्तान में यह नौबत आई होगी। आपका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स देश में सबसे बड़ी चेन है हॉस्पिटल्स की, शायद, या वन ऑफ द बिगेस्ट। आप लोग भी यही हालात फेस कर रहे हैं? सौरभ, थैंक यू, धन्यवाद आपका इनविटेशन के लिए। इंडिया की लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन अपोलो हॉस्पिटल्स हैं। हमारे 73 हॉस्पिटल्स हैं भारत की 16 स्टेट्स में। तो जो आपने बोला ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, उसमें एक डिमांड सप्लाई गैप है। कुछ स्टेट्स में ज़्यादा प्रोडक्शन है और कुछ स्टेट्स में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जैसे कि आप दिल्ली में देखिए या महाराष्ट्र में। सो आई थिंक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो होम सेक्रेटरी जी ने 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था और जो प्राइम मिनिस्टर ने सीएम्स के साथ सब मीटिंग्स की, तो इशू जो है वो ट्रांसपोर्ट का है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटा का है और टाइमली डिप्लॉयमेंट जिनको ज़रूरत है ज़्यादा वहाँ तक पहुँचने की बात है, जिसको हमें बताया गया है कि सॉल्यूशंस हैव बीन फाउंड। जैसे कि दिल्ली को और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो वो दिल्ली में ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है। सो ये प्रॉब्लम जो है एक मिसमैच की है एंड वी होप कि ये जल्द से जल्द ये जो हमारी टेंशन है, हमारे ऊपर जो स्ट्रेस रहता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, वो हमारे से ऊपर से हटे। देखिए, आपको ये रियलाइज करना होगा कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो स्टोर नहीं की जा सकती, ये हाईली कंबस्टेबल है। अब जैसे अपोलो दिल्ली को देखें तो हमारी रिक्वायरमेंट 7 टन है दिन की और हमारी टोटल कैपेसिटी जो है वो 20 टन है। मतलब ऑन द बेस्ट केस सिनारियो हमारे पास 3 दिन की सप्लाई होती है, जो कि बहुत है। हम लोग बहुत संतुष्ट होंगे अगर हमारे पास 1.5 दिन की सप्लाई भी रहे। हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो ज़रूरत है बहुत बढ़ गई है इंडिया में पिछले कुछ हफ्तों में, तो टेंशन ये होती है कि जब कुछ घंटों की ऑक्सीजन रह जाती है। लेकिन मैं एक सौरभ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहना चाहूँगा, वो थोड़ा सा मैं आपके जो दर्शक हैं उन तक पहुँचाना चाहूँगा कि एक थोड़ा पैनिक सा सेट हो गया है, जो हमें थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। हर व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अब क्या हो रहा है कि डायग्नोसिस हुआ कोविड का तो पहले दिमाग में ऑक्सीजन आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही है। और अगर किसी की सैचुरेशन 95 से 94 हो जाती है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। हमें ट्रेंड देखना है। अगर 95 से 94, 92, 90 अगर ऐसे जा रही है तो ऑक्सीजन की जरूरत है। दूसरी बात ये हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। डायग्नोसिस हुआ, आप हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज आपको चाहिए एक डॉक्टर से कंसल्ट करें इमीडिएटली। प्लीज जाते सार अपना सीटी स्कैन ना कराएं, रेडिएशन एक्सपोजर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर से बात करें, व्हाट्सएप की जो प्रिस्क्रिप्शन हैं उनको जरा प्लीज नजरअंदाज करें, स्पेशलिस्ट से बात करें, जो दवाई स्पेशलिस्ट बोलते हैं वो करें। अपनी सैचुरेशन हर 15 मिनट पे ना चेक करें, दिन में 3 बार चेक करें या 4 बार चेक करें, जैसे आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करें और जब ऑक्सीजन की जरूरत है तब ऑक्सीजन पे जाएं और जब हॉस्पिटल पे आने की जरूरत है तब आएं। तो आई थिंक एक थोड़ी जो आपके माध्यम से मैं चाहूंगा ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे कि किसको आने की जरूरत है, किसको नहीं। और हम जो लोग हैं, हमें आप समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रेस है, कितना प्रेशर है। इतने सारे मरीज हैं, वेंटिलेटर्स पे मरीज हैं जिनको बहुत सारी अटेंशन की जरूरत है। उस पे हमें फोकस करना है और हमें जो काम हॉस्पिटल से बाहर हो रहा है उसको बाहर ही रखना है। ये एक मैसेज मैं आपके माध्यम से आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब। लगातार हम भी ये बात आप लोग जो बताते हैं वो हम लोग बताते हैं व्यूअर्स को कि पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसको जरूरत है वही अस्पताल में जाए। और आप लोगों ने बहुत सारे पैरामीटर्स बताए कि वो चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आपको लगता, उसके बाद ही शायद आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। वो तो एक बात है, लेकिन ये भी सच है कि पिछले 3-4 दिन से रोज कोई ना कोई हॉस्पिटल हर घंटे ये कह रहा है कि मेरी ऑक्सीजन खत्म हो रही है। अब वो उस हॉस्पिटल को चिंता उन लोगों की है जो ऑलरेडी उसके अस्पताल में है, कोई आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है या ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। वो कहते हैं हमारे पास उनको देने के लिए ऑक्सीजन अगर 1 घंटे की बची है तो मैं कहां जाऊंगा।
अब मैं इनको मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकता। तो मैं इसीलिए आपसे ये पूछना चाहता हूं, बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स, क्या दिल्ली में आपने भी ऐसी सिचुएशन फेस की है? ये हमारे को काफी एक क्लोज मोमेंट्स आए हैं जब हमारी ऑक्सीजन सप्लाई भी बहुत कम रिजर्व पे रह गई है कुछ घंटों के लिए। सो ये जो टेंशन है, ये कोई ऐसा अस्पताल नहीं है दिल्ली में जिसको ये टेंशन नहीं हुई है कि आपके पास 4 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है और फिर आपके पास सप्लाई आती है। और आप सोचें, जो टेंशन सबको ये होती है कि आप सप्लाई ला रहे हैं ट्रक से, अगर ट्रक उलट गया रास्ते में तो, अगर ट्रक का कोई एक्सीडेंट हो गया तो, अगर ट्रक के पहिए में पंचर हो गया और ट्रक ना चल पाया तो। सो ये सारी स्ट्रेस जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव, डॉक्टर्स, नर्सेज ये जूझ रहे हैं। तो हमारा ये, वी आर जस्ट होपफुल बिकॉज हमने बहुत डिसीजंस देखे हैं पिछले 48 आवर्स में हुए हैं। आई मीन द फैक्ट, प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग्स करी सारे चीफ मिनिस्टर से, हेल्थ होम सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर निकाला अबाउट ट्रांसपोर्ट, पुलिस कोऑपरेट कर रही है कि ग्रीन कॉरिडोर्स हो, कोई रुकावट ना हो, स्टेट से स्टेट में जाने में दिक्कत होती है क्योंकि कई बार ऑक्सीजन जो है, आपने देखा एयरलिफ्ट हुई है भुवनेश्वर से, आपने देखा कि वाइजैक से आ रही है, बिकॉज प्रोडक्शन अलग स्टेट्स में है और जरूरत सबसे ज्यादा इस समय दिल्ली में है या बॉम्बे में है या नासिक में है। तो आई थिंक ये गैप जो है, डिमांड सप्लाई गैप को एड्रेस करने के लॉजिस्टिक चैलेंजेस हैं, एंड वी आर होपिंग एंड प्रेइंग कि कल से हमारी सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाए। ये इसकी बहुत सारी कोशिशें सरकार की तरफ से भी की जा रही हैं डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें एक और बात है। एक तो जो अनहोनी आज हो गई जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में, 25 लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, तो इससे तो बुरा कुछ हो नहीं सकता। ये किसी भी डॉक्टर का, इंसान का वर्स्ट नाइटमेयर है जो कि एक बार सच साबित हो चुका है। अब आप कह रहे हैं कि ये हालात अभी भी है, आपने जो अभी बताया कि कोई भी मिसहैप हो सकता है उस गाड़ी के साथ जो ऑक्सीजन लेकर के आ रही है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जो हॉस्पिटल्स आज की तारीख में कम ऑक्सीजन होने की वजह से पेशेंट्स को रिफ्यूज कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है कि वो लेकर के उसको केवल बेड पर लेटाने के लिए तो भर्ती नहीं करेंगे अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो वो मरीज भी तो कहीं ना कहीं जाकर दम तोड़ रहा होगा ना। तो वो तो अनअकाउंटेड डेथ है जिसके बारे में पता है, जिसको हॉस्पिटल मिल ही नहीं पाया ऑक्सीजन की वजह से। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि एक जो प्रेशर है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो सब देख रहे हैं कि बहुत इंटेंस प्रेशर है। जो नंबर ऑफ केसेस जिस तादाद में बढ़े हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं, देखिए जो हमारी लास्ट पीक थी, जो आई थिंक हमने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया था, उसमें 1 लाख केस थे पर डे। अब जब आप 3,40,000, 3,20,000 की बात करेंगे तो 3 गुना इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बना है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हैंडल करने के लिए रूटीनली अवेलेबल नहीं है। सो द सिस्टम इज स्ट्रेच्ड एंड दैट इज वाई ये डिसीजंस जो लिए गए हैं, जैसे कर्फ्यू के इतनी स्टेट्स में लिए गए हैं, और आपने अभी बताया कि जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है, तो ये सब जो हो रहा है उससे एटलीस्ट हम ये कि थोड़े से नंबर्स तो कम आए, बिकॉज अगर थोड़े से नंबर्स कम आएंगे तो थोड़ी राहत मिलेगी। और सो दूसरी बात आपको रियलाइज करना है, जब एडमिशन होता है जिन पेशेंट्स का, वो सिक होते हैं तो उनका डिस्चार्ज 3 दिन में नहीं होता है, 4 दिन में नहीं होता है, बिकॉज हम सबको मालूम है कि 6ठे दिन से लेके प्रॉब्लम होता है। अगर किसी को दिक्कत होनी होती है, वो साइटोकाइन स्टॉर्म जो होता है वो 6 दिन से शुरू होता है, फिर हफ्ता, 8 दिन, 10 दिन निकल जाते हैं। बट जो एक पॉजिटिव चीज जो है आई थिंक, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सौरभ जी, कि हम जब सिचुएशन इतनी सीरियस हो कि हम पॉजिटिव नजरिए से देखें और एक पॉजिटिविटी लाएं, वो ये है कि द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो अपने आप ठीक हो रहे हैं। जरूर हम नंबर ज्यादा देख रहे हैं, और मैं पीडियाट्रिशियन हूं, बच्चे हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं कंपेयर टू लास्ट टाइम। डेफिनेटली जो इस वेव में इन्फेक्शन ज्यादा है, अगर परिवार में एक जन को होता है तो समझ लीजिए 2/3 से 3/4 परिवार जन को 5 या 6 दिन में हो जाएगा। ये पिछली बार नहीं था, हस्बैंड वाइफ में एक को होता था, दूसरे को नहीं होता था। सो क्लियरली इन्फेक्शन का रेट तो ज्यादा है, इन्फेक्टिविटी तो ज्यादा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज जो पॉजिटिव है कि जो रिकवरी रेट है वो अभी भी अच्छा है। ज्यादातर लोग खुद ठीक हो रहे हैं मिनिमल सपोर्ट से, और खासकर बच्चों के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत बहुत कम है, एंड वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज अगर वो भी होता तो फिर प्रेशर और कहीं बढ़ जाता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे। ये क्राइसिस जो है दिल्ली में, हम क्योंकि बैठे हैं तो दिल्ली में तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे आसमान टूट पड़ा है। इसके अलावा, क्योंकि आपने बताया 73 हॉस्पिटल्स आपके देश भर के अंदर, कहीं और ऐसी सिचुएशन है किसी और राज्य या शहर में, या केवल आप दिल्ली में ही देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए नासिक में बहुत केसेस थे, नासिक की हाईएस्ट डेंसिटी थी पर मिलियन पॉपुलेशन की, लगभग 7-8 दिन। मैं सर स्पेशली ऑक्सीजन क्राइसिस की बात कर रहा हूं। तो ऑक्सीजन क्राइसिस इस कदर कहां जो हम देख रहे हैं वो इस लेवल का, दिल्ली के जैसा लेवल का तो नहीं देखा है।
और कुछ स्टेट्स में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह में, वाइजैक में हमारे 2 हॉस्पिटल हैं, आंध्र प्रदेश में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक तेलंगाना में भी कोई खास प्रॉब्लम सामने नहीं आई। कुछ दिन पहले इंदौर में बहुत प्रॉब्लम आई थी, मध्य प्रदेश में प्रॉब्लम थी। सो इंदौर में डेफिनेटली वो सिचुएशन आ गई थी कि कुछ घंटों के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल थी, बट फिर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सारे अरेंजमेंट्स किए। सो जैसे मैंने आपको बताया, ये है प्रोडक्शन कहीं पे है, यूटिलाइजेशन कहीं पे है और ट्रांसपोर्ट का चक्कर है। प्रोडक्शन तो बढ़ा दी गई है, बट वो सही टाइम पे उस स्टेट में आए और डिस्ट्रीब्यूट हुए। I think that is the challenge, and that's where the focus has to be, and I think that's where the government has put a lot of energy in the last 2 or 3 days. जी सर, मैं आपको किसी पॉलिटिकल डिबेट में नहीं घसीटना चाहता, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने ये बात कही है कि दिल्ली को तो उसके कोटे से ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है। कैसे रिएक्ट करेंगे इस पे आप? Yeah, I'll have to see that report. जो कोर्ट है, I haven't seen that, so I don't think I'm in a position to comment on that. कितनी प्रोडक्शन थी, कितनी आई है और कितनी कंजम्पशन है, so I don't think, सौरभ जी, I'm in the right position to comment on that. डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिब्बल इंडिया टीवी से बात करने के लिए। लेकिन जैसा कि डॉक्टर सिब्बल ने भी आपको बताया कि इस वक्त शायद दिल्ली के अलावा ऐसी गंभीर स्थिति ऑक्सीजन की क्राइसिस को लेकर शायद देश में कहीं और नहीं है। हमारे साथ अब दिल्ली के एक और बहुत बड़े हॉस्पिटल सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा साहब जुड़ गए हैं। सुबह सुबह आप सबने देखा, इंडिया टीवी पर हमने आपको दिखाया था, गंगाराम हॉस्पिटल की तरफ से एक SOS कॉल आई थी, जिसके बाद ऑक्सीजन टैंकर वहां पहुंचा था। डॉक्टर साहब, कल भी आपसे बात हुई थी, रोजाना इंडिया टीवी पर आपको हम सुनते हैं, बहुत जरूरी है कि आपकी बातें बाहर जाएं। इस वक्त क्या स्थिति है सर? सारा दिन शोरूम जाने से और सारा दिन टेलीफोन कर करके अब 1.5 घंटा पहले हमें 3000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन मिल गई है, जो हमारा हॉस्पिटल 10-11 बजे तक चला सकते हैं। 10 बजे तक चलेगा हॉस्पिटल, पर मैक्सिमम 11 बजे तक चलेगा। हमने गवर्नमेंट को बता दिया है कि उससे पहले हमें और सप्लाई चाहिए, तो ये रात निकल जाए। कल भी हमारी सप्लाई इतनी सारा दिन रात को नहीं मिली, रात को सारे हॉस्पिटल ICU चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। Working very hard to run ICU. I hope that thing not repeated today, and let us see. एक हमारा ट्रक यहाँ से आना था पानीपत से IOL से, तो वहाँ तो अभी दिल्ली सरकार का कोई टैंक दिया ही नहीं है, तो आने की कोई उम्मीद नहीं रही है। अब कहाँ से दिल्ली गवर्नमेंट देगी, कैसे देगी? अभी मैं आपके सुन रहा था कि दिल्ली को तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, दिल्ली बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, तो हॉस्पिटलों को कमी क्यों हो रही है? तो यदि तो इधर कोई डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है या सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये तो हमें पता नहीं है। हमें प्रॉब्लम है कि वी आर वर्किंग अंडर वेरी हार्ड कंडीशन, ये वेरी ग्रिम सिचुएशन है, वेरी अनडिजायरेबल, हाईली अनडिजायरेबल सिचुएशन टू टेक प्लेस। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि पानीपत से आपको ऑक्सीजन मिलनी थी, लेकिन वहाँ टैंकर ही नहीं गया है। सर, हमें तो मतलब ऐसा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हमने अप्रोच किया था IOL को कि हमें 5000 लीटर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए आज क्यूबिक मीटर, तो उन्होंने हमें इंश्योर किया था। अभी वहाँ के ऑफिसर का टेलीफोन आया 15 मिनट पहले कि अभी तक तो कोई टैंकर आया ही नहीं, तो हम कैसे कहाँ से ऑक्सीजन भेजेंगे, और उनको कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि आएगा। तो अब हमने जो अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो अपने सेल डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोग, उनको बता दिया कि ये चीज़ है, तो कहते हैं बताते हैं क्या करते हैं। ये हमारे लिए रोज टेंशन का विषय होना है। ये तो बड़ी विचित्र, सौरभ ठीक होगा, मुझे समझ आ रही कैसे ठीक होगा। बहुत ही अजीब हालात हैं सर। मैं इसको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि डॉक्टर राणा, गंगाराम हॉस्पिटल चेयरमैन, कह रहे हैं कि उनको ये कहा गया था कि उनको पानीपत से ऑक्सीजन का टैंकर आ जाएगा, लेकिन टैंकर अभी रवाना ही नहीं हुआ है। अभी टैंकर किसको भेजना था ये सोचें जरा आप। दिल्ली की सरकार को भेजना है, कौन से मंत्री को भेजना है, कौन से विभाग को भेजना है। वो वहां ऑक्सीजन रेडी है पानीपत में, लेकिन उसको लाने के लिए यहां से आप टैंकर ही नहीं भेजेंगे। डॉक्टर और अस्पताल कहां से, कोई जादू की छड़ी तो इनके पास नहीं है कि मरीज को ठीक कर देंगे और ऑक्सीजन दे देंगे। डॉक्टर साहब, आपने तो दिन में यही बताया था कि अब तो मरीज अपने साथ अपने ऑक्सीजन सिलेंडर लाने लगे हैं। सर, आपके आज हमारे 5-6 पेशेंट हैं, वो अपने सिलेंडर लेकर आए हैं और वो ICU में अपनी केयर करा रहे हैं। जब हमारी ऑक्सीजन कम हो जाती है तो अपनी ऑक्सीजन लगाते हैं। ये बड़ी शर्मनाक एक चीज है पारे हॉस्पिटल लाइक अवर्स कि आप पेशेंट घर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए, तो जब ऑक्सीजन की कमी आ रहा है तो पेशेंट ने अपने घर वालों को टेलीफोन किया कि हमें सांस की तकलीफ हो रही है, तो जो बेचारे ला सकते थे वो लिया। थिंक ऑफ दो यू कैनॉट अफोर्ड सच थिंग्स, यू नो।
ये तो हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें ऑक्सीजन मिलनी चाहिए ऑटोमेटिकली। और हमारे डॉक्टर्स या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा काम ये है कि हम नोडल एजेंसी को टेलीफोन करते रहे बार बार। यदि नोडल एजेंसी सरकार ने स्थापित की है, एस्टैब्लिश की है, तो उनकी ड्यूटी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ हमें कम से कम 1 दिन की ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, 2 दिन की मिलनी चाहिए। तो यदि क्राइसिस ऐसा है कि वो 4-4 घंटे की ऑक्सीजन दे सकते हैं, 5-5 घंटे की ऑक्सीजन दे सकते हैं, तो अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन संभाल लें और अपने आप इंश्योर करें कि सप्लाई से पहले डिप्लीट हो, सप्लाई रिपीट कर दो उसको। हमारी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि जैसे इतने बड़े हॉस्पिटल के लिए रिजर्वर चाहिए होता है। हमारे पास 128 पेशेंट आईसीयू पे हैं उनके, और इस वक्त हमारे लगभग 40 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। उनको वेंटिलेट करने के लिए जब भी हमारी ऑक्सीजन सप्लाई का रिजर्वायर या हमारे टैंकों में सप्लाई जो 3000 क्यूबिक मीटर से कम हो जाएगी, उस टाइम ऑक्सीजन जो वेंटिलेशन के लिए ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं जाती है, वो प्रेशर नहीं बन पाता है। तो वेंटिलेशन जो है फिर कंट्रोल मुश्किल होती है। जो मैकेनिकल वेंटिलेशन स्पेशली, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन तो चलती रहती है, तो मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है और उसको फिर हमें मैनुअल करना पड़ता है। वो एक एक्सरसाइज है और उस मैनुअल करते करते भी एक डर लग रहता है कि खत्म हो जाती है तो मैनुअल भी क्या करने के क्या फायदा है। ये तो मैनुअल अभी तो फॉर्चुनेटली हो रहा है कि 15-20 मिनट आधा घंटा पहले थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ ऑक्सीजन आ जाती है। तो ये स्थिति ज्यादा देर नहीं चलनी चाहिए। मेरे ख्याल में अभी तक तो स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे देश में कमी नहीं ऑक्सीजन की, सिर्फ प्रॉब्लम है इसकी सप्लाई चेन है, उसको ठीक करना है। और सप्लाई चेन अभी तक ठीक हो जानी चाहिए थी, बिकॉज इससे जो डेथ्स हो रही है इसकी कमी से वो ठीक नहीं है। अब कब तक होगी सौरभ, आप ही तक बता सकते हैं। आप लोग लगे रहो पीछे, आप लोग कुछ शोर मचाते रहेंगे तो कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो मुश्किल हो रहा है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये काम एक डॉक्टर का थोड़ी है कि वो दिन भर बैठ के 500 फोन करेगा और कभी किसी को करेगा कभी किसी को करेगा कि अब मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। एक सुझाव सर बीच में नहीं। जी हमें ऑक्सीजन के लिए बैक क्यों करना है? एग्जैक्टली बैक कर रहे हैं एक को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अब तो इन हालात पे शर्मिंदगी सी होने लगी है। ये हो क्या रहा है आकर, वो भी देश की राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर। अदालतें जो है वो ऑर्डर पास कर रही हैं, सरकारें कह रही हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त है, ऑक्सीजन को बस लाने की दिक्कत है। वो भी हमने उसका भी इंतजाम कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ये कह देते हैं कि दिल्ली के पास तो कोटे से ज्यादा ऑक्सीजन है, तो फिर वो ऑक्सीजन अगर अस्पतालों के पास नहीं जा रही तो फिर वो कहां जा रही है? ये सवाल मेरा भी है, डॉक्टर साहब ने भी यही सवाल किया है। उम्मीद कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कल तक शायद स्थिति बेहतर हो, ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि कल तक शायद और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा सिस्टम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए हमसे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और आज सुबह अमृतसर के नीलकंठ अस्पताल में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ था। ऑक्सीजन की कमी की वजह से नीलकंठ हॉस्पिटल में 5 मरीजों की जान चली गई थी। वहां ऐसा क्यों हुआ? वहां पर वक्त रहते ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंची? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बात करने के लिए नीलकंठ हॉस्पिटल के सीएमडी डॉक्टर सुनील देवगन। देवगन साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, यहाँ दिल्ली में तो क्योंकि हम लोगों ने ये सिचुएशन अब बहुत टाइम से देखी है, तो इसीलिए हमें पता है कि यहाँ कितना क्राइसिस है। लेकिन अमृतसर में और ऑल ओवर पंजाब में अभी तक ऐसा सुनने में नहीं आया था। आपके हॉस्पिटल के साथ ऐसा क्या हुआ कि वहां पर नहीं ऑक्सीजन पहुंच पाई? सर, ऐसे है कि अमृतसर में जो मेन मेडिकल कॉलेज है उसकी जो सप्लाई थी पहले लेते थे बद्दी से। अब इनका वर्कलोड बढ़ गया तो 3 यूनिट हैं सर हमारे अमृतसर में, प्राइवेट यूनिट जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो डीसी साहब के हुक्म से उधर बिल्कुल उन्होंने कंट्रोल करके प्राइवेट हॉस्पिटल को ऑक्सीजन बंद कर दी। तो जो ऑक्सीजन जाएगी वो सिर्फ मेडिकल कॉलेज अमृतसर ही जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। सर, ऑल ऑफ सडन डिसीजन ले लिया। वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट सर। वी हैव वर्कड सो हार्ड टू गेट द ऑक्सीजन, but nobody have even supplied single cylinder to us. We have सभी सर, हमने जो हमारे पेशेंट्स थे उनसे रिक्वेस्ट की आप कहीं जा सकते हो तो आप चले जाओ। हमने अपने सारे सोर्स अपने यूज कर लिए हैं, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा। तो सर इसी वजह से जो इंसिडेंट हुआ है, इतना मन दुखी हुआ है कि बंदे क्योरेबल स्टेज में थे और सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से हम वो चीज मीट नहीं कर पाए सर। ये किस कंडीशन में थे आपके पेशेंट जिनकी डेथ हुई है? ये क्रिटिकल थे, पहले से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे? सर कुछ वेंटिलेटर सपोर्ट पे थे, कुछ सर सेकंड स्टेज पे थे। सर 3 लेवल है ना सर इसके कोरोना के जी। कुछ सेकंड लेवल पे थे, कुछ थर्ड लेवल पे थे सर।
डॉक्टर साहब, आपने जरूर मैं जानता हूं हर मुमकिन कोशिश की होगी, आपने सरकार से ही बात की होगी, अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की होगी, तो आपने उनको बताया होगा कि मेरे पास पेशेंट हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट के बिना जिंदा नहीं रहेंगे, तो क्या बोला उन्होंने? सर वो सभी बोल रहे हैं हेल्पलेस हैं। जो ऑक्सीजन जो हमारे पुराने सप्लायर हैं जो हमें दे रहे थे, 3 जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां लगे हुए हैं अमृतसर में, उनको सर इतना बेग किया, वो बोलते कि बाहर पुलिस वाले बैठे हुए सारे, डीसी साहब का हुक्म है कि सारी पहले ऑक्सीजन जाएगी मेडिकल कॉलेज, उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल को जाएगी। आज भी सर उन्होंने मेरे पास आए, सारी टीम आई लेके, डीसी साहब के मेरे पास जो असिस्टेंट डीसी साहब है, एडीसी साहब मेरे पास आए। उनको मैंने बोला कि आपने यदि यही काम करना था तो आप पहले ही बोल देते प्राइवेट हॉस्पिटल को आप पेशेंट मत लो, हमने सिर्फ जो ट्रीट करना है मेडिकल कॉलेज में ट्रीट करना है, आप अपने हॉस्पिटल में ट्रीट नहीं कर रहे ना। तो सर हमने कोई नया पेशेंट लिया, पेशेंट पुराने ही 10-12 दिन के जो 14 दिन से चल रहे थे वही पेशेंट चल रहे थे, कोई नई न्यू एडमिशन हमने नहीं की थी क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं है। आज भी सर 30 पेशेंट मैं वापस भेज के आया हूँ कि मेरे पास स्टॉक नहीं है, ना कोई चांस है, ना कोई अभी भी कोई मेरे को यस नहीं कर रहा कि आपको प्रोवाइड कर देंगे। बड़ी दर्दनाक हालत है डॉक्टर साहब, और आपके साथ जो हुआ है, जो मजबूरी हुई है वो भी समझी जा सकती है, लेकिन क्या कहें इसको, ये एक अस्पताल के ऑक्सीजन को दूसरे अस्पताल के लिए डाइवर्ट कर दिया गया, वहां ना ऑक्सीजन पहुंचती, शायद वहां मौतें होती, आपके यहाँ से ऑक्सीजन ले ली गई तो आपके यहाँ मौत हुई, बहुत ही दर्दनाक हालात हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब बात करने के लिए। जैसे सर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे ही कोविड का वैक्सीनेशन का शुरू हुआ है तो मेरा हॉस्पिटल ओनली इन पंजाब, ओनली इन इंडिया कि मैं फ्री वैक्सीनेट कर रहा हूँ सबको। आई एम नॉट चार्जिंग सिंगल पेनी फ्रॉम एनीबॉडी। बहुत अच्छी बात है सर। तो सुबह सर डेली 3000 से ज्यादा मतलब कि लाइनें लगी रहती हैं वैक्सीनेट कराने के लिए, इसलिए नहीं कि फ्री भी है लेकिन प्रॉपर हैंडल कर रहे हैं हम। तो सर इतना इंसिडेंट होने के साथ मैं इतना मन दुखी है, परिवार इतना दुखी है कि सर हम बता नहीं सकते आपको। डॉक्टर साहब अच्छा काम कर रहे हैं आप हौसला ना हारें, लेकिन अभी बहुत जरूरत है आप जैसे लोगों की देश को। धन्यवाद आपका। आपने देखा छोटे अस्पतालों की अपनी दिक्कत है कि बड़ा अस्पताल तो जब फोन करेगा या जब वो एसओएस मैसेज करेगा तो शायद प्रशासन थोड़ा दबाव में आकर उनकी मदद भी करता है, लेकिन छोटे हॉस्पिटल्स का क्या, छोटे यूनिट्स का क्या, जिनके पास 5 पेशेंट 10 पेशेंट 15 पेशेंट ऐसे मरीज हैं, वो भी उनकी भी जिंदगी उतनी कीमती है, लेकिन वो कहां जाए अपनी मदद के लिए। ऐसा एक हादसा नीलकंठ हॉस्पिटल के साथ हुआ अमृतसर में। अब हमारे साथ एक और बड़े हॉस्पिटल फोर्टिस हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। हम तो अब सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं सबसे कि ऑक्सीजन है आपके हॉस्पिटल में या नहीं है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? बहुत है, इनफैक्ट दिक्कत बहुत है। हमारी ऑक्सीजन एक्सपेक्टेड है 8 बजे तक, टाइम ज़्यादा है नहीं। आज हमने एडमिशन्स बंद कर दिए, हमने पेशेंट्स को बता दिया कि ऑक्सीजन नहीं है, हम और एडमिट नहीं कर सकेंगे, जितनी है उन्हीं के लिए करनी है, इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। बट हमें उम्मीद यही कर रहे हैं कि आज रात को टैंकर आ जाए तो सिचुएशन कुछ सॉल्व हो, क्योंकि पिछले 3 दिनों से एंड आई वुड से सब हॉस्पिटल घंटे के घंटे पे रह रहे हैं। किसी के पास दिन भर की भी ऑक्सीजन नहीं होती है, कुछ घंटे की ही ऑक्सीजन होती है और डिलीवरी आ जाती है। बट एक बात कहूँगा, प्रशासन कोऑर्डिनेट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब तक सीमलेस कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, बट एटलीस्ट सिचुएशन 2 दिन पहले से बेटर है, जहां की हमें लगता है कि खत्म होने वाली और कोई ना कोई हेल्प आ जाती है उस टाइम तक। आई होप कि अगले 2-3 दिनों में ये और आयरन आउट हो जाए कि सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों के लिए। आपको पता ही है कि इनको ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं है, इनफैक्ट प्लांट्स कहीं दूर है। दिल्ली के लिए तो बहुत ही मुश्किल की बात है कि आसपास कोई प्लांट नहीं है, और जो प्लांट है पास वाले स्टेट्स में उनसे थोड़ी बहुत ही सप्लाई आ सकती है, ज़्यादा सप्लाई तो दूर से ही आ सकती है। सो एक बड़ी गंभीर समस्या है, और इसी प्रॉब्लम यह है कि गंभीर समस्या के अलावा लोगों की इससे जान जा सकती है, और कुछ जाने गए भी हैं, जो कि एक डॉक्टर के लिए या किसी के लिए भी सामने ऑक्सीजन की वजह से किसी को कोई दुख पहुंचे, कि कोई किसी की जान चली जाए, तो वो एक बड़ी हेल्पलेस डेस्परेट सिचुएशन होती है, जिसमें कहता है डॉक्टर तो अपने, जो हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और जो यही पिछले कई सालों से यही काम कर रहे हैं, कहते हैं कि हम डॉक्टर बने क्यों अगर हम जान नहीं बचा सके किसी की, और इस वजह से कि ऑक्सीजन नहीं थी। सो एक तरफ हमें कॉन्फिडेंस देना पड़ता है पेशेंट्स को कि नहीं घबराइए, नहीं सब ठीक हो जाएगा, हम लोग हैं, हम लोग आपके, हम लोग हमेशा
आपके लिए सब कुछ करते रहेंगे, दूसरी तरफ हमारा दिमाग चल रहा होता है कि कितनी देर चलेगी, क्या चलेगा, क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो। सो आज इसकी भी बैठक हम लोग रेगुलरली करते हैं। एक तरफ ऑक्सीजन की ऑडिट होती रहती है कि कितनी बची है, कितना इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं इसको और एक्सटेंड करने के लिए। दूसरी तरफ ये लगा होता है कि कौन कौन पेशेंट किस किस लेवल पे पहुंचा हुआ है, किसको हमने क्या करना है, अगर ऑक्सीजन खत्म हो तो इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसको कौन संभालेगा, इसको कौन संभालेगा। ये रोज की हमारी एक ड्रिल होती है जो हम उसको फॉलो करते हैं, जो कि हमने कभी जिंदगी भर में पहले पिछले 40 सालों में सोचा नहीं था, कभी देखा नहीं था। और आज ऐसे दृश्य हैं। लास्ट ईयर हम लोग देखते थे कि सड़कें खाली हैं, लोग नहीं हैं, तो हम कहते थे ऐसा दृश्य कहीं नहीं देखा है। अब जो सड़कें भरी पड़ी हैं और पेशेंट्स एक तरफ से दूसरी तरफ तक भटक रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, लोगों की मौत हो रही है, ये भी एक दृश्य कभी देखा नहीं था। यकीनन सर, बहुत ही दर्दनाक हालात हैं। जैसा आपने कहा कि 2 दिन से आज कुछ बेहतर है, तो उम्मीद करते हैं आने वाला कल थोड़ा और बेहतर होगा। शुक्रिया डॉक्टर सेठ आपका। ये तो दिल्ली की बात हुई। महाराष्ट्र, जहां से देश में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं, वहां पर ऑक्सीजन की स्थिति क्या है, या ऑक्सीजन एक्सप्रेस आने के बाद, ऑक्सीजन के टैंकर्स को एयरलिफ्ट किए जाने के बाद वहां के तस्वीर कुछ बदली। बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी हैं। सर, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। क्या आपके राज्य में ऑक्सीजन की स्थिति कुछ बेहतर हो पाई है? अब केंद्र सरकार रेल के जरिए, विमान के जरिए भी ऑक्सीजन सप्लाई करने की कोशिश कर रही है। नहीं, एक है कि हमारे यहाँ पर कुल मिला के अभी 7 लाख के दरमियान केसेस है, और अगर इतने बड़े केसेस रहने के बाद उस पर कम से कम 8% to 10% तो सीधा ऑक्सीजन पे रहते हैं। तो ये लोगों को ऑक्सीजन, अगर 70,000 लोगों को ऑक्सीजन लगने वाला है, तो स्वाभाविक है कि हमारा जो स्टेट का जो हमारा प्रोडक्शन है वो है 1250 मेट्रिक टन्स, और बाहर से आता है 300 मेट्रिक टन्स। तो 1550 मेट्रिक टन में हम गुजारा कर ले रहे हैं, लेकिन हमारी डिमांड इससे भी थोड़ी ज़्यादा है और 100-200 टन चाहिए, लेकिन वो अलॉटमेंट, एक्स्ट्रा अलॉटमेंट मिलने की ज़रूरत है। और रहा ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा, हमारा टर्न अराउंड टाइम जो है वो कम करने के लिए जो कल प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, उसका हम बिल्कुल स्वागत करते हैं कि एयरलिफ्टिंग के, यानी खाली टैंकर्स को एयरलिफ्ट किया जाएगा और भरे हुए टैंकर्स बाय रोड वो आएंगे, तो कम से कम उससे टर्न अराउंड टाइम ये कम हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि एक अलॉटमेंट थोड़ा और बढ़ाना ज़रूरी है, और जो हमारे लिए एक्चुअली जल्दी से हो सकता है अलॉटमेंट, और ट्रैवल टाइम जिसको कम लगता है, ऐसे एलोकेशंस अगर दिए जाए तो महाराष्ट्र के लिए एक बहुत अच्छा निर्णय होगा। तो ऐसे 2 निर्णय हमारे को केंद्र से अपेक्षित है, और मुझे लगता है कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल पॉजिटिवली ही सब रिप्लाई हुआ है। तो बहुत आशा रखते हैं हम कि जल्द से जल्द ये डिसीजन होगा। जी सर, अब ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए आपने अपनी तरफ से और क्या कदम उठाए हैं? मुझे लगता है ये जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कुछ भी रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही विषय रहता है, क्योंकि उनके क्लियरेंसेस बहुत ज़रूरी रहते हैं। अभी उन्होंने 50,000 मेट्रिक टन्स इंपोर्ट करने का टेंडर निकाला है, और कई मुझे लगता है जल्द से जल्द वो डिसीजन होगा भी। और कोस्टल जो स्टेट्स हैं उनको बहुत फ़ायदा मिल सकता है, उनको राहत मिल सकती है। इसलिए अगर उन्होंने ग्लोबल टेंडर निकाला है तो उनका एक फेडरल गवर्नमेंट के हैसियत से उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को मदद करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हमने भी टेंडर निकाला तो भी काफ़ी कुछ क्लियरेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लगेगा। तो इससे बेहतर है कि अगर उन्होंने ही टेंडर निकाला है तो उन्होंने ऑक्सीजन के हद तक जो भी हमारा जो डेफिसिट है उतने भी हद तक अगर काम किया, 200-400 टन और भी बढ़ा दिया, तो बहुत बहुत राहत मिल सकती है। और उतनी ही आशा, उतनी ही उम्मीद हम केंद्र शासन से रखते हैं।
इसके अलावा राजेश जी, कल प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी मुख्यमंत्रियों के साथ, तो उसमें आपकी तरफ से क्या खास बातें रखी गई? हमने 3 स्पेसिफिक मांगे रखी है। नंबर 1, हमने ये कहा है कि जैसा ऑक्सीजन है, अभी ऑक्सीजन हमें मिलने के लिए एक न्यायोचित यानी एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एज पर द एक्टिव केसेस वो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई राज्य में बहुत कम केसेस है और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का अलॉटमेंट हो रहा है, और महाराष्ट्र में पूरे राज्य में से सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में है, लेकिन ऑक्सीजन अलॉटमेंट कम हो सकता है। तो ऐसा न हो, इतनी ही हमें एक न्याय मिलना चाहिए, हमें एक जस्टिस मिलना चाहिए, ये एक मांग हमने की है। दूसरा, रेमडेसिविर में भी सेम हुआ है। हम हमारे राज्य में रोज़ाना अप्रॉक्सीमेटली 40,000 हम प्रोक्योर करते थे, वो भी हमें कम पड़ता है। एक्चुअली हमारी आज की डिमांड 60,000 है डेली, लेकिन हमें अभी 26,000 पे लाया गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी रैशनिंग करने का डिसीजन लिया है, उसमें हमें जो 30 तारीख तक जो मिलेगा वो 26,000 पर डे के मुताबिक मिलेगा। तो हमारा तो जनरली हम जो प्रोक्योर करते थे उससे भी कम हमारे को मिल रहा है, तो हमारी रेमडेसिविर की हद तक और दिक्कत बढ़ गई है। तो हमारी यही मांग रहेगी कि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं, और ये ज़रूर है कि हम बहुत रैशनल यूज़ करते हैं। हमने हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें भी हमने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि इसमें सिर्फ जो हमने जो कैटेगराइजेशन ऑफ पेशेंट्स किया है, तो उसमें जो माइल्ड पेशेंट्स है वो फ्लैविपिराविर पे रखना चाहिए, और जो मॉडरेट और सीवियर पेशेंट है वही सिर्फ रेमडेसिविर देना चाहिए। तो हमने रैशनल यूज़ भी करने के लिए पूरी कोशिश हम कर रहे हैं, जिससे कि जुडिशियस या अनजुडिशियस यूज़ ना हो। तो ये भी कोशिश हो रही है, लेकिन सप्लाई कम हो रहा है, और सप्लाई कम होने की वजह से बहुत डॉक्टरों में भी एक बहुत बड़ा पैनिक है, और पेरेंट्स में भी बहुत बड़ा पैनिक है कि ये सप्लाई होना चाहिए। और हमारे को जितनी हमारी मांग है, आज की हमारी जो रिक्वायरमेंट है, मांग छोड़ो, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हमारे को 50% मिल रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें भी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो काम फार्मा कंपनी, जो तुम्हारी क्या बोलते हैं उसको, ड्रग्स एंड केमिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो करती है, उन्होंने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है, और महाराष्ट्र को एक प्रॉपर जस्टिस देना ज़रूरी है, जिससे कि हमारे पेशेंट्स को हम बचा सकते हैं। राजेश टोपे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी कहा कि ऑक्सीजन का कोटा महाराष्ट्र का बढ़ाया जाए, दवाइयों का कोटा भी महाराष्ट्र का बढ़ाया जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। मुंबई में आज एक कांटे की टक्कर होने वाली है, किसकी टीम में कितना दम है, देखिए क्रिकेट धमाका ज्योत्सना के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।